रतन टाटा, एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व का जीवन परिचय। रतन टाटा का नाम भारत के उद्योग जगत में एक ऐसे महान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और सामाजिक सेवा के प्रति असीम समर्पण से न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि पूरे भारत में व्यापारिक नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की एक नई परिभाषा गढ़ी। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है, जो संघर्ष, सफलता और मानवता के प्रति दयाभाव को दर्शाता है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा परिवार के सदस्य हैं, जो टाटा समूह के संस्थापक थे। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से हुई और उसके बाद उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका का रुख किया। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। रतन टाटा का बचपन मुश्किलों से भरा रहा क्योंकि उनके माता पिता का तलाक तब हो गया था जब वे सिर्फ 10 साल के थे। इस कठिन परिस्थिति ने उन्हें बहुत मजबूत और संवेदनशील बनाया। वे अपनी दादी नवाजबाई टाटा के बहुत करीब थे, जिन्होंने उनके जीवन में एक मजबूत नैतिक आधार प्रदान किया। रतन टाटा की विनम्रता और दूसरों की मदद करने की भावना को उनकी दादी से ही प्रेरणा मिली। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह के साथ काम करना शुरू किया। उनकी पहली नौकरी टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में थी, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने शुरू से ही यह सिद्ध किया कि वे किसी भी काम को करने से नहीं हिचकते, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां से उनका प्रभाव समूह के विभिन्न क्षेत्रों में फैलना शुरू हुआ। 1991 में J.R.D. टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया और रतन टाटा को उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुना। यह उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। रतन टाटा ने तब से लेकर 2012 तक टाटा समूह का नेतृत्व किया और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख औद्योगिक समूह के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अभूतपूर्व विकास किया। उन्होंने समूह की विभिन्न कंपनियों का पुनर्गठन किया, जो उस समय स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी, और उन्हें एक संगठित इकाई के रूप में विकसित किया। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने कई प्रमुख अधिग्रहण किए, जिनमें टेटली 2000, कोरस 2007 और जगुआर लैंड रोवर 2008 शामिल हैं। ये अधिग्रहण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टाटा समूह की पहचान को और मजबूत बनाने में मददगार साबित हुए। रतन टाटा के समय में टाटा समूह ने विभिन्न उद्योगों में अपनी पहचान बनाई, जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, होटल और टेलीकम्युनिकेशन। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक टाटा मोटर्स द्वारा लॉन्च की गई टाटा नैनो है, जिसे उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में पेश किया। उनका उद्देश्य था कि एक आम भारतीय परिवार भी अपनी कार का सपना पूरा कर सके। हालांकि टाटा नैनो व्यावसायिक दृष्टि से उतनी सफल नहीं हुई, परंतु यह उनकी दूरदर्शिता और आम आदमी के प्रति उनके जुड़ाव का प्रमाण है। रतन टाटा की नेतृत्व शैली को हमेशा उनके नैतिक मूल्यों, व्यावसायिक अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनके समर्पण के लिए सराहा गया है। वे एक विनम्र और समर्पित नेता रहे हैं, जो हमेशा अपने कर्मचारियों और कंपनी के प्रति वफादार रहे हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यावसायिक उपलब्धियों को प्राप्त किया, बल्कि समाज सेवा और दान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी मान्यता थी कि एक व्यवसाय को केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा के लिए भी होना चाहिए। यही कारण है कि टाटा समूह का बड़ा हिस्सा समाज कल्याण और शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में निवेश करता है। रतन टाटा का दृष्टिकोण यह था कि एक व्यापारिक संगठन को देश की भलाई और विकास में योगदान देना चाहिए। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन सरल और सादा रहा है। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते जरूर रहे जिन्होंने उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से अपने व्यवसाय और समाज सेवा के लिए समर्पित किया। उन्हें किताबें पढ़ने, पेंटिंग्स देखने और संगीत सुनने का शौक है। रतन टाटा बेहद निजी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति माने जाते हैं। वे ग्लैमर और शोहरत से दूर रहे हैं और अपने काम को ही प्राथमिकता दी है। उनकी इस सादगी और स्वाभाविक व्यवहार ने उन्हें न केवल एक महान व्यवसायी, बल्कि एक आदर्श इंसान भी बनाया है। रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों और समाज में योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। भारत सरकार ने उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो भारत के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। इसके अलावा उन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा कई मानद उपाधियां भी दी गई हैं।
वे बिजनेस लीडर्स और युवाओं के बीच एक आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। उनकी जीवन शैली, उनका दृष्टिकोण और उनका काम करने का तरीका लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। वे हमेशा से अपने आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं और उनके अनुसार काम करते हैं। रतन टाटा हमेशा से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर सजग रहे हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को एक ऐसा संगठन बनाया जो न केवल व्यावसायिक सफलताओं पर केंद्रित है, बल्कि समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर देता है। टाटा ट्रस्ट, जिसे रतन टाटा ने एक नई दिशा दी, भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और अन्य सामाजिक कार्यों में अहम भूमिका निभा रहा है। टाटा समूह ने अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों में दान किया है। चाहे वह प्राकृतिक आपदाओं में सहायता हो, गरीबों की मदद हो, या शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना हो, रतन टाटा ने हमेशा समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। रतन टाटा का जीवन एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे नैतिकता, दूरदर्शिता और समाज सेवा के साथ एक व्यक्ति न केवल व्यापारिक क्षेत्र में सफल हो सकता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उनका जीवन संघर्षों, चुनौतियों और उपलब्धियों से भरा हुआ है, जो यह सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल व्यावसायिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से आती है। उनका नाम हमेशा एक ऐसे महान उद्योगपति के रूप में लिया जाएगा, जिन्होंने अपने काम से देश की सेवा की और साथ ही साथ अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी पूरी ईमानदारी से निभाया। रतन टाटा आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और यह संदेश देते हैं कि ईमानदारी, परिश्रम और समाज के प्रति दया भाव से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है।